जय हिंद। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं पहले अध्याय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक इटली का एकीकरण, जिसमें हम लोग इटली के एकीकरण में चार महत्वपूर्ण व्यक्तियों कौन कौन से मेस्सिनी, गैरिबाल्डी, कावूर और विक्टर इमैनुअल द्वितीय के योगदान को भी समझेंगे। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली 3 क्लासेज नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आज की कहानी उसी क्लास से मिलती जुलती रहेगी। तो चलिए मैं आज की कहानी की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में पढ़ लिया है कि 1815 में जब वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय होती है, तो जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने वियना कांग्रेस का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया था? वियना कांग्रेस का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख ने करी थी। ये आपको पता ही होगा, पिछले क्लासेज में मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो वहीं से सारी चर्चाएं शुरू होती हैं कि अब आगे किया क्या जाए कि फिर से ऐसे क्रांतिकारी लोग जन्म न लेने पाए। तो नेपोलियन, जो कि पूरे यूरोप पर राज्य करने की इच्छा रखता था, वो फ्रांस के साथ साथ इटली के क्षेत्रों को भी विजित कर चुका था। अतः वियना कांग्रेस के द्वारा इटली के क्षेत्रों को भी बांटना जरूरी था, क्योंकि अगर वो एक साथ आ जाते तो फिर इन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता। ठीक है भैया, याद रखिएगा। तो सारी कहानी यहां भी आपकी वियना कांग्रेस से ही शुरू होगी, वियना संधि से ही शुरू होगी। इसीलिए वियना संधि आपको एक बार फिर से रिकॉल करना जरूरी है। तो आइए जरा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसा ही आपको पेपर में लिख के आना है। तो ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, शुरू करते हैं आगे हम लोग। आइए जरा तो देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 1815 के बाद इटली कैसा था। ध्यान दीजिएगा, 1815 तक तो नेपोलियन ने वहां पर राज करना शुरू कर दिया था, लेकिन 1815 के बाद जब वियना संधि हुई तो इटली को कैसे तोड़ा गया जरा देखिए। लोग कहते हैं इटली को प्रमुख रूप से 7 हिस्से में तोड़ दिया गया था। कितने हिस्से में? 7 हिस्से में तोड़ दिया गया था। यहाँ पे कुछ प्रमुख हिस्सों को मैंने बात करी है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से हिस्से थे। जैसे 2 प्रमुख हिस्से लोम्बार्डी और वेनेशिया, ये ऑस्ट्रिया के कब्जे में दे दिए गए थे। देख रहे हैं ऑस्ट्रिया कितना बड़ा कमीना आदमी था, है? ध्यान दीजिए भैया। उधर फ्रांस के भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने ऊपर अधिकार करके बैठा था, इधर इटली के भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। ये बात को याद रखिएगा। फ्रांस के एकीकरण में प्रमुख बाधा ऑस्ट्रिया ही था, इटली के एकीकरण में भी प्रमुख बाधा ऑस्ट्रिया ही था। ये बात को याद रखिएगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया उस समय महाशक्ति के रूप में अपना कार्य कर रहा था। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहली चीज, वियना संधि के बाद लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। बाकी जो भैया पोप लोग थे, पोप मतलब पादरी वर्ग जी, याद रखिएगा, उन्हीं को पोप कहा गया बाद में। तो इन लोगों को मध्य इटली का हिस्सा रोम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? रोम दे दिया गया। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी इटली में 2 राज्य स्थापित करे गए, सिसिली और नेपल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, याद करिएगा। सिसिली और नेपल्स कहां पर थे? दक्षिणी इटली में थे। ऐसा पूछा जा सकता है पेपर में आपके। तो ये लोग दक्षिणी इटली में स्थापित करे गए। इनका शासन किसको दे दिया गया? बुर्बो राजा। इनके बारे में सुना है आपने? बताइएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बुर्बो राजा किस देश में आते थे और वियना संधि के बाद इनको कहां पर बहाल किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बाकी 3 और क्षेत्र थे, पार्मा, मोडेना, तस्कनी। इन्हें हैप्स वर्ग, किसमें भैया? हैप्स वर्ग के अंडर में रखा गया था। ये बात को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ये लोग तो बांट दिए गए इटली के हिस्से में। अब फिर लेकिन वहां की जनता भी बेचारी सोच रही थी कि इनको कैसे फिर से एक किया जाए। अर्थात वहां पे जो देशभक्त थे, इटली को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखना चाहते थे, वे सब फिर सोचने लगे इटली को कैसे एकीकृत किया जाए। तो भैया इटली को जब ये लोग एकीकृत करने का सोच रहे थे तो उसके एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या आ रही थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा भी गया है। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि इटली के एकीकरण में प्रमुख समस्याएं क्या थी। ध्यान दीजिएगा। तो इटली के एकीकरण में सबसे पहली समस्या तो भैया ऑस्ट्रिया ही था कि ऑस्ट्रिया एक महाशक्ति था। याद रखिएगा, महाशक्ति कहना उस समय गलत नहीं होगा, क्योंकि हर जगह देखिए बेचारा कूदा पड़ा हुआ है।
तो ऑस्ट्रिया उस समय एक महाशक्ति था, जिससे लोम्बार्डी और वेनेशिया को मुक्त कराना सबसे बड़ी समस्या थी, सबसे बड़ी चुनौती थी। दूसरा, ये जो पोप लोग थे भैया, एक प्रकार से अपनी सेना रख चुके थे रोम में, ये बात को ध्यान में रखिएगा, और ये पेपल्स सेना के नाम से जाने जाते थे, याद रखिए। तो पोप लोगों के अधिकार से मुक्ति चाहिए थी इनको, इसको चाहे तो आप 2 पॉइंट में लिख सकते हैं कि पहला ऑस्ट्रिया के शासन से मुक्ति, दूसरा पोप के अधिकार से रोम को मुक्त कराना। पोप के अधिकार से रोम को मुक्त कराना क्यों भैया? क्योंकि इटली के ठीक बिचवे में थे ये लोग, और जब तक ये लोग अलग नहीं होंगे तब तक सीधी सी बात है इटली का एकीकरण हो नहीं पाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है देश का शासन लोकतंत्रवाद के अनुकूल बनाया जाए, अर्थात जो देश में राजा बटे हुए थे 1815 की वियना संधि के बाद निरंकुशवाद फिर से लाने का प्रयास किया गया था ना। ये लोग सोच रहे थे कि जो देश का शासन करने वाला व्यक्ति हो वो लोकतंत्रवाद को मानता हो, अर्थात देश के शासन को लोकतंत्रवाद के अनुकूल व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए। किसका मानना था ऐसा भैया? वहां के देशभक्तों का मानना था। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी। क्यों? क्योंकि जो इटली के राज्य थे छोटे छोटे हिस्से में बटे हुए थे, और उन छोटे छोटे हिस्सों में कई सारे शासक थे, और वो शासक, याद रखिएगा, आपस में ईर्ष्या रखते थे, आपसी वैमनस्य रखते थे, उनके अंदर एकता थी ही नहीं, उनके अंदर एकता थी ही नहीं, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए इटली के एकीकरण में काफी सारी समस्याएं इनके द्वारा भी उत्पन्न करी जा रही थी, क्योंकि भैया इनको मालूम था कि अगर एकीकरण हो गया तो हम लोग जो भी हमारा बोरिया बिस्तर चल रहा है, हमारा दाना पानी चल रहा है, वो सब उठ जाएगा। इसीलिए लोग चाहते थे कि इटली का एकीकरण ना हो पाए, और इनकी सहायता भी कौन कर रहा था? वो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख कर रहा था। क्यों भैया? क्योंकि वो भी तो चाहता था कि जब तक ये लोग अलग अलग रहेंगे तभी तक तो मेरे अंडर में रहेंगे, जिस दिन एक हो गए ये लोग मुझे भगा देंगे। ठीक है भैया, चलिए तो आगे अगला क्या था? राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना, अर्थात जो राष्ट्र छोटे छोटे टुकड़े में बटा हुआ था उसके अंदर एक एकता की भावना लाया जाए, राष्ट्रवाद की भावना लाया जाए। क्योंकि भैया हमारा चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और राष्ट्रवाद के उदय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस से हुई थी, और ये दूसरा हिस्सा है उसका। लेकिन जैसे जैसे फ्रांस का एकीकरण चला था, साथ साथ इसका भी एकीकरण चला था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं फ्रांस के एकीकरण से इटली के एकीकरण में भी सहायता मिली थी। अभी देखिएगा आगे घटनाएं हम देखते जाएंगे तो हमें अपने आप क्लियर होता जाएगा। चलिए भैया, तो आगे जब हम बात करते हैं कि इटली के एकीकरण में प्रमुख समस्याओं की, तो 4 हेडिंग्स हमारे पास है। अगर इनको आप अलग अलग कर देंगे तो 5 हेडिंग्स हो जाएंगी। इनको आप अलग अलग कर देंगे तो कितने हेडिंग्स हो जाएंगी? 5 हेडिंग्स हो जाएंगी, हो जाएगा ना, याद रखिएगा। अब इसके अंदर भी चाहिए तो आप अपना जो मैंने सेंटेंस बोला है आप उसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब शुरुआत होती है इटली के एकीकरण की। सीधी सी बात है भैया, इटली को बांट दिया गया, वहां के देशभक्तों ने इटली को एकीकृत करने का प्रयास करा। तो कैसे किया, उसमें समस्याएं क्या क्या आ रही थी, पहले इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया कि भैया उन्हें किन किन बातों पर काम करना था। पहले ऑस्ट्रिया से मुक्ति दिलवानी थी, दूसरा पोप के अधिकार से मुक्ति दिलवानी थी, देश का शासन लोकतंत्रवाद के अनुकूल करना था, राष्ट्रीय एकता की स्थापना करना थी, आंतरिक शासकों में आपसी जो ईर्ष्या थी उसको समाप्त करना था। ये सब समस्याएं थी इटली को एकीकृत करने में, और इन्हीं पर उन्हें काम करना था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण की शुरुआत जब हुई तो हम लोग बात करते हैं कि शुरू कब से हुआ। तो देखिए, शुरू करने में बहुत सारे इतिहासकार अपना अलग अलग मत देते हैं, लेकिन मैंने कुछ जगह पे खंगाला देखा तो यहाँ की भी शुरुआत 1815 से ही हो चुकी थी, जैसा कि फ्रांस के एकीकरण की शुरुआत हुई थी। अर्थात जब इटली को तोड़ा गया तभी से वहाँ की देशभक्त जनता, देशभक्त नेता लोग इसके पीछे लग गए कि भैया अब मुझे इटली को एक करना ही करना। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1861 में संयुक्त इटली का राजा घोषित किया गया विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, बहुविकल्पी में भी पूछा गया है। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा कब घोषित किया गया? 1861 में। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। 1870-71 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं कहीं पर 70 दे रहा है, कहीं कहीं 71 दे रहा है, तो 1871 मान के चलिए आप, याद रखिएगा 1871 ही करना है टीका आपको। ठीक है ना, क्योंकि 1870 में युद्ध शुरू हुआ था, 1871 में वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसका एकीकरण चला था। 1861 में संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया गया था विक्टर इमैनुअल द्वितीय को। कहां पर घोषित करा गया था, जरा यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, नेपल्स में घोषित किया गया था। कहां पे किया गया था भैया? नेपल्स में घोषित किया गया था। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब सोचिए कि ये तो हो गया मेन चीज,
कौन था, कैसे हुआ था, अभी आगे देखेंगे हम लोग। मेन क्या था इसमें मैंने आपको बता दिया। और इटली के एकीकरण में योगदान कितने व्यक्तियों का था? एक तो भैया विक्टर इमैनुअल द्वितीय जो था उसी का योगदान था। दूसरा देखिए कावूर। तीसरा आपका व्यक्तित्व है गैरीबाल्डी। और चौथा व्यक्ति है आपका मैत्सिनी। चौथा व्यक्ति है आपका मैत्सिनी। इसमें प्रमुख रूप से हमें मैत्सिनी को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? मैत्सिनी को। और दूसरे नंबर पर कावूर को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपको गैरीबाल्डी को पढ़ना है। और चौथे नंबर पर आप पढ़ेंगे विक्टर इमैनुअल द्वितीय को पढ़ेंगे। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर माना जाए तो भैया कावूर था, दूसरे नंबर पर मैत्सिनी, तीसरे पे गैरीबाल्डी और चौथे पे इमैनुअल द्वितीय। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि भैया इमैनुअल द्वितीय चौथे पे ही था। क्यों? क्योंकि इमैनुअल द्वितीय ने ही सबसे बढ़िया काम किया था। क्या? कावूर को उसने प्रधानमंत्री बनाया था। क्या बनाया था भैया? कावूर को उसने प्रधानमंत्री बनाया था। ना ये प्रधानमंत्री बनाता ना आगे की कहानी शुरू होती। ठीक है, चलिए, तो सबका अपना अपना योगदान है, आप किसी को नीचे नहीं मान सकते हैं। तो चलिए भैया देखते हैं, क्लास थोड़ा कट गई थी इसीलिए हो सकता है टाइमिंग इधर उधर हो जाए, तो ध्यान में रखिएगा। तो मैं कहाँ तक पहुंचा था कि इन लोगों की बात हो चुकी थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि एकीकरण में प्रमुख 5 चरण, अर्थात जब इटली के एकीकरण की शुरुआत होती है तो इन लोगों का प्रमुख योगदान था। और इन लोगों की मदद से ही इटली का एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण 5 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में? 5 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, शुरुआत कैसे होती है जरा इसको देखेंगे हम लोग। प्रारंभ कैसे होता है? अनेक देशभक्तों के द्वारा गुप्त संगठन बनाकर विद्रोह करके इटली के एकीकरण की शुरुआत करी जाती है। अर्थात जब 1815 के बाद इटली को विभिन्न हिस्से में बांट दिया जाता है और ये लोग उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, तो जो इटली के युवा देशभक्त थे उन लोगों ने गुप्त संगठन बनाने शुरू किए, अर्थात चुपचाप संगठन बनाना शुरू किया। और जब वो संगठन बड़ा हो गया तब विद्रोह करना शुरू किया था। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था मैत्सिनी, या जिसे मैजिनी भी कहा गया है। क्या कहा गया भैया? इसे मैजिनी भी कहा गया है। ये बात को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसने 2 प्रमुख संगठनों का निर्माण किया था। एक ही निर्माण किया यंग इटली जो मार्सेल्स में था, ये फ्रांस में था, और दूसरा यंग यूरोप बर्न में किया था। इसने कहां पे किया था भैया? बर्न में। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण इसने 1831 में किया था और इसका निर्माण इसने 1833-34 में किया था। मतलब कुछ लोग 33 बोलते हैं, कुछ लोग 34 बोलते हैं। 1834 मानिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, या 1833 ही मान लीजिए। दोनों अगर आ गया तो आप 33 मान लीजिएगा, दोनों आ गया तो 33 मान लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो शुरुआत इन लोगों के द्वारा करी गई थी। शुरुआत इन लोगों के द्वारा शुरू की गई, युवा लोगों के द्वारा गुप्त संगठन बनाकर विद्रोह करके। लेकिन ये विद्रोह असफल होते गए क्योंकि भैया ऑस्ट्रिया का मैटरनिख जो था उस समय एकदम ताकतवर आदमी था, वो इन लोगों को दबाता चला गया। मैत्सिनी को अपने विचारों का वो सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। कौन भैया बताइएगा? ऑस्ट्रिया का जो मैटरनिख था। और इस कावूर को भी मानता था, कावूर को भी मानता था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो कावूर तो मान लीजिए बाद में आया, मैत्सिनी पहले आया था, इसीलिए अपने विचारों का सबसे बड़ा दुश्मन। क्यों? क्योंकि वो रूढ़िवादी विचारधारा को मानता था और ये राष्ट्रीय एकता, समानता, विश्वास इन सबको मानता था, इसीलिए उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। तो अब देखिए 1831 से 48 तक इन संगठनों के द्वारा बहुत सारे विद्रोह करे गए, लेकिन सब के सब असफल रह गए, जिसके कारण इटली में और ज्यादा बिखराव उत्पन्न हो गया। हर जगह पर नए नए लोग भैया एकत्रित होते चले गए। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। नए नए समूह बनते चले गए, नए नए छोटे छोटे राज्य बनते चले गए, जिसके कारण इटली में बहुत ज्यादा बिखराव हो गया था। अतः वहां पर एकीकरण की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस करी गई। और इस क्रम में सबसे आगे आया एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, विक्टर इमैनुअल द्वितीय। क्या नाम था भैया? विक्टर इमैनुअल द्वितीय। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसने इटली के एकीकरण का जिम्मा उठाया। इटली के एकीकरण का जिम्मा उठाने के क्रम में सबसे पहले इसने एक सबसे बढ़िया काम किया कि 1852 में यहीं से आप कावूर के बारे में भी जानने लेंगे। और कावूर का अगर योगदान पूछेगा तो आपको यही चीज लिखनी होगी जो मैं यहाँ पे आपको अब बोलने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो 1852 में इसने क्या बनाया? कावूर को प्रधानमंत्री बनाया। मैंने यहाँ पे पीएम लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, तो भारत वाला प्रधानमंत्री मत समझिएगा। कावूर को इसने अपना प्रधानमंत्री बनाया। उसका पूरा नाम था काउंट कावूर, याद रखिएगा, काउंट कावूर। ठीक है,
इसको अपना प्रधानमंत्री बनाता है। और काउंट कावूर बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था, दिमागदार व्यक्ति था। इसने सोचा कि भैया अगर हमें इटली का एकीकरण करना है, जैसे उधर फ्रांस वाले में बिस्मार्क था ना, उसने भी यही सोचा था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑस्ट्रिया को हराना चाहिए। इसके लिए वो किसके पास गया था? रूस के जार के पास गया था, उसको मिला लिया अपने साथ, उसको मिला लिया अपने साथ, और तब जाके हराया किसको? ऑस्ट्रिया को। ठीक है ना? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो भैया ऑटो वन बिस्मार्क था वो कहाँ का प्रधानमंत्री था। ठीक है ना? कहाँ का मंत्री था, कहाँ का प्रधानमंत्री था, बताइएगा मुझे। ठीक है, तो समझिए आप इस बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ, कावूर को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। कहाँ का? सार्डिनिया पीडमांट का। मैंने मेन बात तो आपको बताई ही नहीं भैया कि जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय था उसके शासनकाल की शुरुआत हुई कहाँ से थी? सार्डिनिया पीडमांट नामक राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी? सार्डिनिया पीडमांट नामक राज्य से हुई थी। इसने वहां पर बनाया किसको अपना प्रधानमंत्री? कावूर को बनाया, जो कि एक दूरदर्शी व्यक्ति था। वह सोचा कि अगर हमें इटली का एकीकरण करना है तो सबसे पहले हमें ऑस्ट्रिया को हराना होगा। इसके लिए वह कुटिल नीति खेलता है और इसके तहत वो इंग्लैंड और फ्रांस के पास जाता है। तो आप लिखेंगे कि वह इंग्लैंड और फ्रांस के पास जाकर उन्हें अपने बहकावे में लेकर या उन्हें अपने विश्वास में लेकर सहायता प्राप्त करने का वचन लेता है और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देता है। और ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देता है और होता भी यही है। इंग्लैंड और फ्रांस की सेनाएं इसकी मदद करती हैं। किसकी? सार्डिनिया पीडमांट की मदद करती हैं, जिसकी मदद से 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया जाता है और ध्यान दीजिएगा, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच एक संधि होती है जिसके द्वारा भैया पहला महत्वपूर्ण राज्य लोम्बार्डी किसको दे दिया जाता है? सार्डिनिया पीडमांट को दे दिया जाता है। जबकि वेनेशिया अब भी ऑस्ट्रिया के अधिकार में छोड़ा जाता है। वेनेशिया अब भी ऑस्ट्रिया के अधिकार में छोड़ा जाता है। मेरी बात को आप अपने दिमाग में भर लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो लोम्बार्डी मतलब एकीकरण के प्रथम चरण में शुरुआत कहां से हुई? लोम्बार्डी नामक राज्य से हुई। लोम्बार्डी राज्य पर सार्डिनिया पीडमांट का अधिकार हो गया। किस युद्ध के द्वारा? ऑस्ट्रिया के युद्ध के द्वारा। किसने करवाया इसको? कावूर ने करवाया, जो कि सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था। किसकी मदद ली उसने? इंग्लैंड और फ्रांस की सेना की मदद ली उसने। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला चरण आपका 1860 तक कंप्लीट हो जाता है। फिर अब शुरुआत होती है दूसरे चरण की। किसकी? दूसरे चरण की। 1860 में कावूर के ही दिमाग से, कावूर की ही कुटिल नीति से, आप इसको लिख सकते हैं कावूर के योगदान में, इसकी कुटिल नीति से पार्मा, ठीक है ना, याद रखिएगा, पार्मा, मोडेना और टस्कनी, जहां पर हैप्सबर्ग का आधिपत्य था ना, वहां पर यह विद्रोह करवाता है। वहां पर यह विद्रोह करवाता है और वहां पे जनमत संग्रह कराया जाता है। क्या कराया जाता है भैया? जनमत संग्रह कराया जाता है। और वो सब के सब जनमत संग्रह से एक पक्ष बताते हैं कि हम लोग पीडमांट के साथ जाना चाहते हैं, अर्थात हम लोग सार्डिनिया पीडमांट के साथ जाना चाहते हैं। इसका मतलब है कि पार्मा, मोडेना और टस्कनी को कैसे मिलाया गया? जनमत संग्रह से पीडमांट में मिला दिया गया। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सार्डिनिया पीडमांट भी आप बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा छोटा लिखना था इसलिए खाली मैंने पीडमांट लिख दिया। हो गया ना? याद रखिएगा। अब सोचिए कि यहां से कितने लोग मिल चुके हैं? लोम्बार्डी मिल गया, पार्मा, मोडेना, टस्कनी मिल गया, मतलब भैया इनकी कहानी खत्म और ऊपर वाली कहानी खत्म। बचा कौन? सिसिली, नेपल्स, रोम और वेनेशिया। अब भी इतने बचे हुए हैं दूसरे चरण के बाद। तीसरे चरण की कहानी शुरू होती है। तीसरे चरण में भी भैया कावूर का योगदान कुछ ना कुछ रहता है। क्यों? क्योंकि कावूर से ही प्रेरित होकर एक व्यक्ति आता है, गैरीबाल्डी। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण व्यक्ति गैरीबाल्डी, ठीक है ना? गैरीबाल्डी ये कावूर से मदद लिया था और इसने भी इटली के एकीकरण की कसम खाई थी। याद रखिएगा, तो इटली के एकीकरण की कसम खाई थी इसने, और ये गया दक्षिणी इटली में। कहां गया भैया? दक्षिणी इटली में। दक्षिणी इटली को उत्तरी इटली से मिलाने का प्रयास किया, मतलब एकीकरण में महत्वपूर्ण काम करना शुरू किया। और दक्षिणी इटली में ये करता क्या है?
वहां पे क्रिस्पी नामक व्यक्ति रहता है। कौन सा व्यक्ति है भैया? क्रिस्पी। क्रिस्पी क्रिस्पी मैं यहाँ पे देखिएगा बड़ा सा लिख देता हूं, क्रिस्पी, ठीक है ना। क्रिस्पी नामक एक व्यक्ति था जो कि सिसिली और नेपल्स में विद्रोह कर देता है। किसकी मदद से? गैरिबाल्डी की मदद से। किसकी मदद से भैया? गैरिबाल्डी की मदद से विद्रोह कर दिया जाता है और वहां पर भी भैया जनमत संग्रह करा लिया जाता है और सिसिली और नेपल्स को भी इटली में मिला दिया जाता है। कब? 1860 में। तो सिसिली और नेपल्स कब मिले इटली में? 1860 में। अब इटली मत कहिए अभी उसको, सार्डिनिया पीडमांट में मिले थे। किसमें मिले थे भैया? सार्डिनिया पीडमांट में मिले थे, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यहां से जब इन तीनों लोगों को मिलाकर वहां पे एकीकृत इटली नाम दे दिया गया। कब? 1860 में ही। 1860 में ही जब ये पार्मा, मोडेना और टस्कनी सार्डिनिया पीडमांट में मिल गए तब उसको नाम दे दिया भैया अब ये तुम इटली हो। क्या हो? इटली, संयुक्त इटली हो तुम अब। और वहां की राजधानी किसको बनाया गया? सॉरी, राजधानी अभी नहीं बनाया गया था। वहां पे प्रथम संसद का आयोजन किया गया। कहां पर? ट्यूरिन। ट्यूरिन, ऐसे जरा देखिएगा, ट्यूरिन नामक एक स्थान था, वहीं पर प्रथम संसद का आयोजन किया गया। किसका? एकीकृत इटली का। तो आप बता सकते हैं कि एकीकृत इटली नाम कब पड़ा? 1860 में। कब पड़ा? 1860 में। एकीकृत इटली बोलिए चाहे संयुक्त इटली बोलिए, हो जाएगा ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद यहां पर आप देखेंगे भैया कि जब आप बात करेंगे कि एक बात मेरी समझिएगा, यहां पर थोड़ा सा आप 1 मिनट रुकिएगा, मैं यहाँ पे क्रॉस चेक कर लूं, हो सकता है यहाँ पे गलती लिख दिया क्या मैंने। 1 मिनट। चलिए भैया, बाकी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे लिखा सही हुआ है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था। नवंबर 1860 में नेपल्स में एक भव्य आयोजन किया गया। ध्यान दीजिएगा, नेपल्स में एक भव्य आयोजन किया गया और बताया गया कि भैया हम लोग इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा मानते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? अर्थात जो सिसिली और नेपल्स थे ये लोग बुर्बो राजाओं के अधिकार में थे ना। ध्यान दीजिएगा, ये लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और इटली में मिलाया। इटली में मिलाया किसकी मदद से भैया? गैरिबाल्डी की मदद से। क्रिस्पी नामक व्यक्ति ने वहां पर विद्रोह कराया और उसको शामिल कराया इटली में। और इन लोगों ने नवंबर 1860 में वहां पर एक भव्य आयोजन किया और कहा कि अब आज से हम लोग संयुक्त इटली का राजा मानते हैं। किसको? इमैनुअल द्वितीय को। तो इमैनुअल द्वितीय ने यहाँ जो ट्यूरिन की संसद थी यहां पर बुलाया किसको? जो संसद के प्रतिनिधि थी उनकी बैठक को बुलाया और संसद के प्रतिनिधियों ने एक मत से 17 मार्च 1861 को, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप 17 मार्च लिख सकते हैं, 17 मार्च 1861 को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया। किसको? विक्टर इमैनुअल द्वितीय को, याद रखिएगा। और 27 मार्च 1861 को रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया। किसको? रोम को। क्योंकि जो काबूर था ना, ये काबूर, इसका एक सपना था कि मैं रोम को इटली की राजधानी बनाऊं। लेकिन भैया रोम तो अभी तक शामिल हुआ ही नहीं है। देख लीजिए ध्यान से, लोम्बार्डी शामिल हो चुका है, पार्मा, मोडेना और टस्कनी शामिल हो चुके हैं, ये भैया सिसिली और नेपल्स भी शामिल हो चुके हैं। नाम इसका संयुक्त इटली पड़ चुका है, संयुक्त इटली पड़ चुका है। परंतु अभी 2 प्रमुख लोग, एक वेनिसिया और एक रोम, अब भी शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या होता है यहाँ पर 17 मार्च 1861 की बैठक में, कहां पर? वो जो प्रथम संसद ट्यूरिन का निर्माण हुआ था ना, वहां पर सांसदों की बैठक में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है। नवंबर 1860 में सिसिली और नेपल्स के लोगों ने माना था कि हम लोग इनको अपना राजा घोषित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, संयुक्त इटली का राजा हम इनको घोषित करते हैं। लेकिन संसद ने कब माना? 17 मार्च 1861। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त इटली का राजा कब बना था ना, तो आपको यही मानना पड़ेगा, 17 मार्च 1861 मानना पड़ेगा। हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब सोचिए यहाँ पे, ये इसकी कहानी हो गई। ठीक है, अब हुआ क्या कि भैया कहानी में एक मोड़ आता है। क्या? इटली का एकीकरण लगभग पूरा होने ही वाला था, केवल 2 लोग बचे थे कि 1861 में वहां के प्रधानमंत्री काबूर की मृत्यु हो जाती है।
अब सारा का सारा दारोमदार आ जाता है केवल किस पर, विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ जाता है। तो उसकी मदद करने कौन आगे आता है भैया, गैरीबाल्डी। ठीक है, तो गैरीबाल्डी को कोई विशेष पद तो नहीं दिया जाता है, लेकिन गैरीबाल्डी अंदर अंदर इसकी मदद करता रहता है। अब सीधे तौर पर विक्टर इमैनुअल द्वितीय इटली के एकीकरण में शामिल होता है, इटली के एकीकरण में शामिल होता है। और कैसे, अब शुरू होता है चौथा चरण। तो ये 3 चरण को आपने देख लिया ध्यान से, आपको बढ़िया से रटना है, कॉपी में लिखना है। मैंने पूरा आपको समझा दिया क्या किया गया यहाँ पे, कैसे कहानी चली थी, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अब जरा यहाँ से देखिएगा आप लोग, कहानी शुरू क्या होती है भैया। उधर आपका फ्रांस का एकीकरण चल रहा था, किसका चल रहा था, सॉरी जर्मनी का एकीकरण चल रहा था। किसका, जर्मनी का एकीकरण चल रहा था। जर्मनी के एकीकरण में जो प्रसा था वो ऑस्ट्रिया से परेशान था, और इधर आपका भैया इटली भी ऑस्ट्रिया से परेशान था। तो इसी मौके का फायदा उठाया किसने, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने। क्या फायदा उठाया भैया, हमने देखा था जब 1862 में उधर बिस्मार्क को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया था, तो उसने कहा भैया पहले ऑस्ट्रिया को पटखनी देनी पड़ेगी, इसलिए रूस की मदद ले लो। तो रूस की मदद लेने वो गया और ऑस्ट्रिया से युद्ध करना शुरू किया। कब युद्ध शुरू हुआ इनका, 1866 में। जैसे ही 1866 में युद्ध शुरू हुआ और वहां पर 1866 में ऑस्ट्रिया की हार हुई युद्ध में, दिमाग लगाया विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने, वेनिसिया में पहुंच गया। वेनिसिया में पहुंच गया क्योंकि भैया वेनिसिया में देखिए अभी किसका राज था, ऑस्ट्रिया का राज था ना। वेनिसिया में पहुंच गया और वेनिसिया में पहुंचने के बाद इसने क्या किया, वेनिसिया में पहुंचने के बाद वहां पे इसने जनमत संग्रह करा दिया। वहां भी इसने जनमत संग्रह करा दिया और वहां की जनता ने भी कहा भैया हम लोग इटली के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो दूर है, हम कहाँ जाएंगे वहां पे, इटली मेरा ही है, मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ, सीधी सी बात है, मतलब मैं इटली के साथ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से 1866 में वेनिसिया भी मिल गया किसमें, संयुक्त इटली में। अब किसमें मिल गया भैया, संयुक्त इटली में। 1860 से पहले जो लोग मिले हुए थे वो सबके सब सार्डिनिया पीडमांट में मिले थे, लेकिन 1860 के बाद जो लोग मिले वो सबके सब संयुक्त इटली में मिले। किसमें मिले भैया, संयुक्त इटली में मिले। हो जाएगा ना, याद रखिएगा। तो 1866 में चौथा चरण भी पूरा होता है। अब केवल मेन एक चीज बचा हुआ था, कौन, रोम, जो कि मध्य इटली था, जिसे काबूल इटली की राजधानी बनाना चाहता था। उसकी कहानी कैसे होती है देखिएगा ध्यान से। 1870 में प्रसा फ्रांस से युद्ध करता है। 3 लोगों के युद्ध में हराया था ना प्रसा, जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रसा ने लास्ट में 3 लोगों को युद्ध में हराया था। उनके नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो 1870 में जब फ्रांस का युद्ध शुरू हो जाता है किससे, प्रसा से, तब फ्रांस की सेना प्रसा से लड़ने के लिए रोम से हट जाती है। कहां से हट जाती है भैया, रोम से हट जाती है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और जैसे ही 1870 में फ्रांस की सेना रोम से हटती है, वहां पर इमैनुअल द्वितीय अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है भैया, और 2 जुलाई 1871 को 2 जुलाई 1871 को वहां पर अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है भैया। और इस प्रकार से इटली का एकीकरण पूरा हो जाता है, स्वाहा, ठीक है ना। और रोम को इटली की राजधानी बना दिया जाता है। घोषित तो कर दी गई थी, कब भैया, राजधानी घोषित कर दिया गया था कब इसको, 27 मार्च 1861 को ही, 27 मार्च 1861 को ही घोषित कर दिया गया था। लेकिन मिला कब इसको भैया, 2 जुलाई 1871 को मिला हुआ है। थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे हो सकता है क्योंकि भैया कई किताबों में अलग अलग डेट दिए रहते हैं। मैंने 1-2 किताबों में देखा, यहाँ पे 2 जुलाई 1871 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो फाइनली भैया इटली का एकीकरण पूरा हुआ। कब से शुरू हुआ था, 1815 के बाद से, और 1870-71 में पूरा हो गया, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो जैसे आपका फ्रांस का उधर एकीकरण पूरा हुआ, सॉरी बार बार फ्रांस मेरे मुंह से निकल रहा है, जैसे उधर जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, वैसे इधर इटली का भी एकीकरण पूरा हो गया और निरंकुश लोगों का शासन खत्म हुआ और राष्ट्रवाद की एकता के सूत्र में ये दोनों लोग बंध गए और नए राष्ट्र का निर्माण हुआ, उधर इटली और उधर जर्मनी, ठीक है ना। यही था आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसकी 2 प्रमुख घटनाएं आपके सामने मैंने खोलकर रख दी हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको एकदम कंप्लीट समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो क्लास को एक बार फिर से देखिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है ना। मेरे हिसाब से मैंने जो भी था आपको एकदम पूरा समझा दिया है, कई किताबों का मैंने अध्ययन किया, समझा दिया। यहाँ पे मैं लिखते टाइम सही था, अभी बोलते टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नवंबर 1860 में नेपल्स में एक भव्य आयोजन किया गया था
और वहां पर कहा गया था भैया कि हम लोग अब संयुक्त इटली को ही अपना मानते हैं और यहाँ के राजा को अपना राजा मानते हैं, अर्थात जो हमारा विक्टर इमैनुअल द्वितीय है उसे हम लोग राजा घोषित कर देते हैं। परंतु जो ट्यूरिंग संसद थी उसके प्रतिनिधियों ने कब घोषित किया इसको राजा भैया? कब घोषित किया? कब बोला मैंने? 17 मार्च 1861 को घोषित किया और 27 मार्च 1861 को रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दी गई, घोषित करी गई थी, याद रखिएगा। मिला नहीं था उसको, मिला कब? उधर जाके 1871 में मिला उसको, ठीक है ना, सबसे लास्ट में। तो यहां से देख लीजिए कैसे मिला। सबसे पहले आपका लोम्बार्डी मिल गया इटली में, लोम्बार्डी के मिलने के बाद पार्मा, मोडेना और तस्कनी मिले, फिर उसके बाद सिसिली और नेपल्स मिले, फिर मिला वेनेसिया और लास्ट में मिला रोम। इस प्रकार से सारे के सारे जो भी अलग हुए थे सब मिल गए सार्डिनिया पीडमांट में और वो बन गया संयुक्त इटली और एक पूरा इटली का एकीकरण हो गया और एक नए राष्ट्र का निर्माण हो गया। इस प्रकार से राष्ट्रवाद की पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो प्रमुख व्यक्तियों को मैं अलग से लिख के लाया हूं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। काबूर के बारे में तो सारी कहानी मैंने यहीं पे लिख दी है, यहाँ से यहाँ तक की कहानी काबूर का आप लिख देंगे पेपर में, काम हो जाएगा, ठीक है। काबूर का योगदान पूछेगा तो क्या कहेंगे आप कि काबूर जो था सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री था, जिसे 1852 में यहाँ के शासक विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने बनाया था। यह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और एक दूरदर्शी व्यक्ति था जो कि इटली के एकीकरण को महत्व देने का सबसे बड़ा काम मानता था और इसने कहा कि अगर मुझे इटली का एकीकरण करना है तो हमें सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हराना होगा। इसके लिए उसने कूटनीतिक चाल चली और इंग्लैंड तथा फ्रांस को अपनी ओर मिला लिया और उनसे सहायता लेकर ऑस्ट्रिया को 1859 में हरा दिया और वहां से एक राज्य की प्राप्ति कर ली, लोम्बार्डी की। उसके बाद इसने क्या किया? पार्मा, मोडेना और टस्कनी में जनमत संग्रह कराया और उसको भी सार्डिनिया पीडमांट में मिला लिया। वहां से नाम पड़ गया इसका एकीकृत इटली और प्रथम संसद का निर्माण हुआ कहां पर? ट्यूरिन में। ट्यूरिन आधा ट है, यह पे बड़ा का मात्रा, फिर री और न, ट्यूरिन, ठीक है ना। ट्यूरिन में प्रथम संसद का निर्माण होता है। प्रथम संसद का निर्माण होने के बाद ये लोग अब पहुंचते हैं सिसिली और नेपल्स, जहां पर गैरिबाल्डी एक प्रमुख व्यक्तित्व था जो कि काबूर से और विक्टर इमैनुअल द्वितीय से मिल चुका था और उनके विचारों से प्रेरित था और यह भी इटली को एकीकृत करना चाहता था। तो सिसिली और नेपल्स में विद्रोह करके वहां पर उनको मिला दिया गया। कहां पर? किसमें मिला दिया गया भैया? एकीकृत इटली में। तो काबूर के योगदान को आप यहां से लेके यहां तक लिख सकते हैं, मतलब फर्स्ट चरण और सेकंड चरण काबूर के योगदान में हुआ, थर्ड चरण आपका हुआ गैरिबाल्डी के योगदान में और फोर्थ और फिफ्थ चरण हुआ विक्टर इमैनुअल द्वितीय के योगदान में। तो तीनों के योगदान आपको यहाँ पे मिल गए। बाकी अगर आपको अलग से ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में लिखने को आता है, जिसे मेजिनी भी कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे कि यह इटली के एकीकरण में एक महान व्यक्तित्व था या प्रमुख व्यक्तित्व था जिसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? 1807 में जेनेवा में हुआ था। अपनी किशोरावस्था में ही यह एक कार्बोनारी, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन था, क्रांतिकारी संगठन था जो कि क्रांति में विश्वास करता था, उसका सदस्य बन गया और 24 वर्ष की आयु में ही 1830-31 में, कब भैया? 1830-31 में इसने लिंगुरिया नामक एक स्थान था उसमें क्रांति कर दी और क्रांति के प्रयास में असफल होने के कारण इसे देश निकाला घोषित कर दिया गया। क्या निकालने का घोषित हो गया? देश निकाला घोषित कर दिया गया, मतलब देश से निकाल दिया गया। लेकिन वो यहाँ से भागकर फ्रांस जाता है और फ्रांस जाने के बाद 1831 में इसने यंग इटली नामक, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा ना 1831-34 में दो संगठन बनाए इसने। कौन सा बनाया? 1831 में यंग इटली नामक एक संगठन बनाता है जो कि क्रांतिकारी विचारों में विश्वास करता था और उसमें 18 साल से 40 साल तक के व्यक्ति भाग ले सकते थे और इसका आलम यह था कि मात्र 2 साल में ही इसके 60,000 सक्रिय सदस्य हो गए। याद रखिएगा, इसको कॉपी में अपने लिख सकते हैं आप लोग। मतलब यंग इटली में 1833 में ही 60,000 सक्रिय सदस्य हो गए, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहां से इसने विद्रोह करना शुरू किया परंतु वो विद्रोह असफल होते गए, बहुत ज्यादा उन्हें सफलता नहीं मिली और इसने एक किताब लिखी थी भैया, ड्यूटीज ऑफ मैन, ड्यूटीज ऑफ मैन, जिसमें इसने कहा था कि आप पहले एक मनुष्य हो, बाद में किसी देश के नागरिक या कुछ और हो। अर्थात आपको पहले मनुष्य का धर्म निभाना चाहिए, फिर किसी देश का धर्म निभाना चाहिए। और इसी में उसने इटली की जनता से कहा भैया कि हम लोग एकता, स्वतंत्रता, कल्याण
प्रेम और विश्वास के आधार पर इटली का एकीकरण करना चाहते हैं, ये नहीं कि दबाव के कारण एकीकरण होना। हम लोग एकीकृत होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जिसमें एक दूसरे का कल्याण हो। उसने अपनी किताब में इस बात को लिखा हुआ था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरा का पूरा मैथ्सिनी की कहानी थी, आप इसको लिख सकते हैं अगर मैथ्सिनी के बारे में अलग से पूछा गया तो, ठीक है ना। मतलब इसने इटली के एकीकरण में कैसे योगदान दिया, तो इसने गुप्त संगठन बनाए, कौन कौन से, यंग इटली और यंग यूरोप नामक, और इटली में प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों को योगदान दिया, प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियों को करता रहा ये, और धीरे धीरे इसकी मदद से ही आगे की कहानी बदली और क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ती गई और वो उनके अंदर इटली को एकीकृत करने की ललक जगती चली गई, ठीक है ना। ये बात को आप उसमें लिख सकते हैं और बाकी यहाँ पे ये चीजों को लिख सकते हैं अगर मैथ्सिनी के बारे में आता है तो। उसके बाद जोसेफ गैरिबाल्डी, इनके बारे में लिखने को मैं बता दे रहा हूँ। इनका भी जन्म 1807 में नीस में ही हुआ था। 1833 में ये संपर्क में आए थे, किसके, मैथ्सिनी के संपर्क में आए थे, और 1834 में यंग इटली में शामिल हो गए थे और इन्होंने विद्रोह में भाग भी लिया था। उसके बाद इन्हें पकड़कर सजा दे दी गई। सजा से बचने के लिए ये भी देश छोड़कर भाग गए। ये तो भैया एक बार देश छोड़ के अमेरिका भाग गए थे, याद रखिएगा। फिर अमेरिका से आए, फिर विद्रोह किया, फिर असफल हुए, फिर भाग गए, फिर गए पैसा वैसा कमा के फिर आए, याद रखिएगा। फिर गए पैसा वैसा कमा के फिर आए 1854 में। वो जो 1848 वाला विद्रोह था ना, वो जो हमने जर्मनी के एकीकरण में भी पढ़ा था, वहां पे इन्होंने भी यहाँ पे विद्रोह कराया था। कहाँ पर, इटली में, याद रखिएगा। तो इटली में इन्होंने भी यहाँ पे विद्रोह कराया था, परंतु 1848 में फिर से असफल हो गए और भाग गए अमेरिका और बढ़िया पैसा वैसा कमा के फिर आए। और 1854 में इन्होंने इमैनुअल द्वितीय के एकीकरण कार्यक्रम का समर्थन कर दिया, अर्थात इन्होंने भी कहा भैया ठीक है तुम इटली का एकीकरण करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और 1860 में इन्होंने एक अभियान की शुरुआत की, 1000 लोगों का अभियान। कौन सी शुरुआत करी, 1000 लोगों का अभियान, और एक संगठन बनाया जिसका नाम था रेड शर्ट संगठन, अर्थात लाल कुर्ती संगठन। क्या बनाया भैया, लाल कुर्ती संगठन। और इसमें अपने आप से आदमियों को इसने भर्ती करना शुरू किया और एक सेना जैसा बना लिया। जैसे हमारे यहाँ पे आज है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो वैसे इनको भी भैया स्वयं सेवक कहा जाता था। और ये लोग लाल कुर्ता या लाल कपड़ा पहनते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लाल कुर्ती संगठन, ठीक है ना। इसने बनाया और ध्यान दीजिएगा, इस सेना को इसने रोम से लड़ाई करने के लिए भी भेजा था, अर्थात जो यहाँ पे रोम था ना, पोप, यहाँ पे पेपल्स, पोप में पेपल्स कहते थे भैया इनको, पेपल्स। तो पेपल्स लोगों का अधिकार था, इनकी सेना से लड़ने के लिए भी इसने अपनी रेड शर्ट सेना को भेजा था वहां पे। ये बात को याद रखिएगा। कब, 1867 में। कब भेजा था, 1867 में। और सिसिली और नेपल्स का इटली में एकीकरण भी इसने ही करवाया था। यहाँ पे देखिए, गैरिबाल्डी की मदद से क्रिस्पी ने यहाँ पर विद्रोह किया और इटली में मिलवाया इनको, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा जोसेफ गैरिबाल्डी, मैंने लिख दिया है। अगर ऐसा ही आप पेपर में लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर दो दो लाइन थोड़ा बढ़ा के लिख देंगे जैसा मैंने हेडिंग के अंदर बोला है, तो आपका थोड़ा सा स्थान और बड़ा हो जाएगा और एग्जामिनर देखते ही प्रसन्न हो जाएगा भैया, ठीक है ना। चलिए, तो आज की कहानी हमारी होती यहीं पे समाप्त। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में भैया। जाइए पढ़ाई लिखाई करिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। और अगर ये क्लास तनिक भी आपको बढ़िया लगी हो ना, तो अपने सारे मित्रों के साथ एक बार जरूर शेयर किया करिए कि भैया, क्योंकि इससे आपको भी फायदा मिलेगा और मुझे भी फायदा मिलेगा। आप कहेंगे आपको क्या फायदा मिलेगा, अगर आप शेयर करते हैं ना, तो आपके शेयर करने से आपके अंदर प्रतियोगिता की भावना आएगी। क्या, कि आपका मित्र भी पढ़ रहा है और मुझे भी पढ़ना है, मुझे अपने मित्र से ज़्यादा पढ़ना है। और अगर शेयर नहीं करेंगे तो आप सोचेंगे मैंने एक बार पढ़ लिया है, फिर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और हो सकता है आपका मित्र पढ़कर आगे निकल जाए। ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आप अपने अंदर प्रतियोगिता की भावना लाइए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। तो मैंने पूरी कहानी खोलकर रख दी है, यहाँ पे मैंने समझा दिया विस्तार पूर्वक। आपको जो चीज़ें ना समझ में आई हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और मैंने जो बीच बीच में प्रश्न पूछे हैं उनका आंसर आप जरूर दीजिएगा भैया। गुड नाइट, शुभ रात्रि, पढ़ाई लिखाई जारी रखिए।